नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश चंद वंश के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, ये हमने एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है 21 सितंबर को हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली है, जिसमें बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल और पटवारी आदि के पद हैं। तो उसको ही देखते हुए प्रैक्टिस सेट हमने अपना बनाया है। इसमें 49 रुपये में आपको 49 रुपये का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल आपको 95 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। 49 रुपये में आपको टोटल 90 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वरना आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो वहाँ से भी आपको इस प्रैक्टिस सेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिएगा हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो चंद वंश से संबंधित है। चंद वंश के कुल में लगभग, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। और इसको आप कर लेंगे तो पूरा चंद वंश लगभग हमारा मेन क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करूँगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तराखंड का इतिहास बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है। अनेक वंश यहाँ पर रहे हैं। उन वंशों में से एक महत्वपूर्ण वंश है चंद वंश। चंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो चंद वंश आपके कुमाऊं वाले क्षेत्रों में चला था। इसका शुरुआत चंपावत से होती है और धीरे धीरे संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश फैल जाता है। चंद वंश के जो संस्थापक थे, चंद वंश के संस्थापक आपके सोमचंद थे। सोमचंद महोदय ने ही चंद वंश की स्थापना उत्तराखंड के क्षेत्रों में की थी। और उसके बाद लगभग कहा जाता है कि कुल 62 राजाओं ने चंद वंश के शासन किया था। कुछ किताबें 61 राजा बोलती है, कुछ किताबें 62 राजा कहती है। पहले राजा सोमचंद हुए हैं और अंतिम राजा महेंद्र चंद हुए हैं। और महेंद्र चंद को 1790 में हवाला बाग के युद्ध में गोरखे हरा देते हैं। और 1790 के बाद उत्तराखंड में चंद वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कुमाऊं क्षेत्र में गोरखों का शासन स्थापित होता है। तो उसी चंद वंश के गौरवान्वित इतिहास को हम एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। वैसे हम इसकी थ्योरेटिकल क्लास भी लेते हैं, जो हमने पेड बैच चलाया, वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रखा है। आज की क्लास हमारी एक प्रैक्टिस सेट के ही रूप में होगी। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट या चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको लगातार नई रेट अपडेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ज्ञानचंद किस देवता का उपासक था? तो ज्ञानचंद की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु जी की पूजा ज्ञानचंद जी करते थे। और ज्ञानचंद जी की अगर हम बात करेंगे तो चंद वंश में सबसे लंबा शासनकाल ज्ञानचंद महोदय का रहा है। अगला प्रश्न है, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए 4 किलेदार किस देश के थे? तो ये किलेदार जो थे प्यारे बच्चों, ये हमारे जो थे, अगर हम चारों किलेदारों की बात करें तो ये 4 किलेदार नेपाल से संबंधित थे। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चारों किलेदार नेपाल के थे। किस चंद शासक के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड के क्रांजिल पर आक्रमण किया? तो देखिएगा, अभयचंद महोदय के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड के क्रांजिल पर आक्रमण किया था। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश के ही राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जब आक्रमण किया उत्तराखंड क्षेत्र में तो यहाँ पर अभयचंद का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, पागल बादशाह कहा गया है, रक्त पिपासु कहा गया है और विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है। अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा राजा मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन इसकी नीतियों के कारण, इसकी नीतियाँ असफल रही थी, इस कारण इसको पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है। अगर मैं तुगलक वंश की बात करता हूँ तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश चले हैं उसमें सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का ही था, जिसका कुल शासनकाल 94 वर्षों तक रहा था। मतलब कुल 94 वर्ष तक तुगलक वंश चला था। किस चंद शासक का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, ज्ञानचंद का शासनकाल सबसे लंबा था। अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं का जो राजा था वह वीरचंद
महोदय थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्षदेव जोशी एवं डब्ल्यू.सी. फ्रेजर ने किसे चंद्रवंश का संस्थापक माना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली अगर पूछे कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है तो हमें आंसर क्या लगाना है, सोमचंद। लेकिन एग्जामिनर पूछ ले कि हर्षदेव जोशी एवं डब्ल्यू.सी. फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, तब आंसर आपको थोरचंद लगाना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओली ब्राह्मणों का वर्ग किस चंद राजा ने बनाया था। तो ओली ब्राह्मणों के वर्ग की अगर हम बात करें तो ये रुद्रचंद जी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि रुद्रचंद ने एक ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया था और इनका कार्य ये था कि जब ओले पढ़ने स्टार्ट होते थे तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि जो थालियाँ या ढोल होती है उनको बजा बजा के लोगों को सूचित करते थे कि ओले पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय हुई। तो नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद राजा के समय हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में जानकारी आपको दूंगा। देखिएगा, ये हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है और ये लगभग 2 मंडलों में बटा हुआ है। ये हमारा गढ़वाल मंडल आता है, ये हमारा कुमाऊं मंडल। इस कुमाऊं मंडल में ही हमारा जो वंश चला था वो चंद्रवंश चला था। और इसके निकट ही आपका पूर्वी भाग में स्थित है नेपाल। नेपाल को डोटी एक क्षेत्र पड़ता है, नेपाल का डोटी। तो नेपाल के जो राजा थे वो पहले चंद राजाओं से कर लिया करते थे, चंद राजाओं से कर लेते थे, लगातार चंद राजा कर पहुंचाते थे नेपाल में। लेकिन एक राजा आते हैं जिनका नाम था भारती चंद। भारती चंद राजा बोलते हैं कि हम कर नहीं देंगे गोरखों को, और सॉरी जो डोटी राजा थे या नेपाल के राजा थे उनको कर नहीं देंगे। तो भारती चंद मना कर देते हैं कि हम डोटियों को कर नहीं देंगे, डोटी के जो राजा है नेपाल के राजा कर नहीं देंगे। और क्या करते हैं, अब एक विशाल सेना एकत्रित कर इस डोटी के चारों तरफ की घेराबंदी कर देते हैं, मतलब डोटी क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लगभग कहा जाता है कि 12 वर्षों तक इन्होंने डोटी क्षेत्र की घेराबंदी करके रखी थी। तो क्या था, जो इनके साथ सैनिक गए थे तो उन सैनिकों को इन्होंने छूट दे दी थी। मतलब जो भारती चंद थे इन्होंने कहा था कि जो भी सैनिक हमारे साथ गए हैं इस लड़ाई को लड़ने, तो ये यहाँ की जो स्त्रियाँ उनसे विवाह कर सकते हैं। तो इन्होंने सैनिकों ने ऐसे ही किया कि जो डोटी क्षेत्र की स्त्रियाँ थी उन्होंने उनसे विवाह किया। और उसके बाद उनकी जो संतानें हुई उन संतानों को ही क्या कहा जाता है, नायक की उपाधि दी जाती है, नायक जाति कही जाती है। क्योंकि क्या हुआ था, जब 12 वर्षों के बाद विजय हुए थे भारती चंद, तो जब यहाँ से सेना वापस आई थी तो वो सेनापति इन बच्चों को और अपनी पत्नी जिनसे विवाह किया था उनको नेपाल ही छोड़ के चले आए थे। तब से ये कहा जाता है नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा सीधा, नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय हुई, भारती चंद के समय हुई थी। अगला है, किस चांद राजा की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी। तो दिलीप चंद की मृत्यु आपके क्षय रोग के कारण हुई थी, मतलब टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में टीबी बोल देते हैं लेकिन इसको हिंदी में क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। अगला है, किसके लिए बरस भयवसी बुद्धि गई नस्सी कहावत प्रचलित है। तो ये कहावत है आपकी बाज बहादुर चंद के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब बाज बहादुर चंद की उम्र 80 वर्ष की हो गई थी, मतलब जब ये एकदम बुजुर्ग या बुढ़ापे में आ गए थे, तब इन्होंने कुछ ऐसे कार्य स्टार्ट करने किए थे कि जिससे इनको एक तरीके से इनकी बुद्धि को पागल की संज्ञा दे दी गई थी। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे स्थानीय जनता या इनके साम्राज्य की सामान्य जनता को काफ़ी नुकसान हुआ था। तब इनके बारे में कहावत दे दी गई थी, बरस भयोसी और बुद्धि गई नस्सी। किस शासक को लखूली बिराली कहा जाता है। तो लखूली बिराली की संज्ञा लक्ष्मी चंद को दी गई है। ऐसा कहा जाता था कि जब लक्ष्मी चंद मुगलों के सम्मुख आते थे तो एक ये बिल्ली की तरह क्या थर-थर काँपते थे डर के लिए, तो इनको लखूली बिराली की संज्ञा दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने ज्वारियों पर कर लगाया था। तो ज्वारियों पर कर लगाने वाले आपके जो राजा रहे हैं वो जगत चंद रहे हैं। जगत चंद के काल को ही चंद्रवंश का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग चंद ने किस वर्ष खेरागढ़ के किले पर अधिकार किया था। तो खेरागढ़ के किले को 1688 में उद्योग चंद के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, मल्ला महल किस चंद शासक ने बनवाया था। तो देखिएगा, मल्ला महल आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है और मल्ला महल को रुद्रचंद ने बनवाया था। अगर आएगा तल्ला महल किसने बनवाया था, तो तल्ला महल आपका उद्योग चंद ने बनवाया था। और पूछे मल्ला महल, तो
मल्ला महल हमारा रुद्रचंद ने, दोनों के दोनों कहाँ पर है, हमारे अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। चंद राजा में कुल कितने चंद वंश में कुल कितने राजा हुए हैं, तो चंद वंश में कुल 62 राजा हुए हैं। कुछ किताबों में 61 राजा भी दे रखा है, लेकिन कई बार 62 राजा को ही सही आंसर बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चंद के समय नेपाल का शासक कौन था। मतलब अगर हम बात करें कि जिस समय भारतीय चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया था तो नेपाल का राजा कौन था, तो जयमल उस समय नेपाल का राजा था। चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी एवं साहसी राजा किसे बताया जाता है, तो चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी एवं साहसी जो शासक हुआ है वह भारतीय चंद हुआ है। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक कौन था, तो दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक आपका ज्ञानचंद हुआ है। देखिएगा थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल वाला क्षेत्र था। तो जो कुमाऊं क्षेत्र था इसका ये वाला जो हिस्सा पड़ता है, जो वर्तमान में अगर हम बात करें जो तराई क्षेत्र अभी है हमारा उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र या उससे ऊपर वाला क्षेत्र, तो इसको अगर हम बात करें 84 माल परगना के नाम से जाना जाता था। तो इस क्षेत्र में क्या था, देखिएगा इस क्षेत्र पे जब आपका ज्ञानचंद राजा था तो उस समय इस क्षेत्र पर कटेहर के राजाओं ने अधिकार कर रखा था। अब ये आता तो क्षेत्र में कुमाऊं के था, लेकिन यहाँ हमारे कुमाऊं के तो मतलब चंद्रवंश का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार कर रखा था वह कटेहर के राजाओं ने कर रखा था। तो इसी चीज़ को सुलझाने के लिए कि भाई ये हमारा भाग है, इस चीज़ को ही देखते हुए ज्ञानचंद जाता है दिल्ली दरबार में, और दिल्ली दरबार बन जाने वाला ये पहला राजा बनता है, मतलब दिल्ली सल्तनत में जाने वाला पहला राजा बनता है ज्ञानचंद। जब ये वहाँ पे गया तो उस समय जो राजा था वहाँ के वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यहाँ के राजा थे, और फिरोज शाह तुगलक इनकी वीरता को देख के बहुत प्रसन्न हुए थे ज्ञानचंद की, क्योंकि इन्होंने कुछ गरुड़ों वगैरह को पकड़ा था, कुछ ऐसे करके कहानी बताते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। तो इनसे खुश होते हैं, तब ये इनको 84 मार परगना दिलवाते हैं। तो ज्ञानचंद आंसर आ जाएगा। चंद शासन में हर परिवार पर लगा कर क्या कहलाता था, तो हर परिवार पर जो लगने वाला कर था वह आपका मुँह कर था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद जो हमारा टांडकर है, टांडकर होता था बुनकरों पे जो कर लगता था वो था टांडकर। डाला कर सयाणे जो होते थे बूढ़े और सयाणे, तो सयाणों को देने के लिए कर एक डाला कर था। अब मैं साहूकर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि साहूकर क्या था। कर प्रणाली चाहे चंद्रवंश हो, पवार वंश हो, गोरखा वंश हो, तीनों ही वंशों के कर प्रणाली अति महत्वपूर्ण है। अगर मैं पिछले कई वर्षों की बात करूँ तो हर पेपर में लगभग 1-2 क्वेश्चन हमको इन कर प्रणालियों से देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल किस चंद राजा ने बनवाया था। तो एक हथिया देवाल, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि एक हथिया देवाल कहाँ पर है, तो एक हथिया देवाल हमारा पिथौरागढ़ में है। और एक हथिया देवाल किसने बनवाया था, बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आता है एक हथिया नोला, एक ऐसे आता है एक हथिया नोला, तो एक हथिया नोला हमारा चंपावत में स्थित है, जो जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि एक रात्रि में और एक ही हाथ से अपनी पुत्री की सहायता से जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हथिया नोले का निर्माण करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का जो बिलासी राजा है वो बीड़ाचंद को कहा गया था। बीड़ाचंद की बिलासिता को ही देखते हुए इस क्षेत्र पर खसों ने आक्रमण किया, और बीड़ाचंद को हराते हुए लगभग 200 वर्षों तक इस क्षेत्र में यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में खसों का शासन चला था। उसके बाद राजा बीरचंद आते हैं, वो खसों को हराकर पुनः सत्ता स्थापित करते हैं चंदों के कुमाऊं क्षेत्र में। अगला है, किस चंद शासक को नारायण के नाम से संबोधित किया गया है, तो राजा बाज बहादुर चंद को नारायण के नाम से संबोधित किया गया है। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो लक्ष्मी चंद जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद वंश के किस शासक ने नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी, तो ये आपके मोहन चंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोहन चंद ने नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी। अगला प्रश्न है, 1000 गाय किस चंद शासक ने दान दी थी, तो ये जगतचंद महोदय जी के द्वारा
1000 गायों का दान दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश के किस राजा को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोमचंद महोदय। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्रचंद किस मुगल राजा के समकालीन था? रुद्रचंद की अगर हम बात करते हैं तो रुद्रचंद हमारा रुद्रचंद महोदय अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अकबर के समकालीन, अकबर से इनकी भेंट होती है लाहौर वाले क्षेत्र में लगभग 1588 ईस्वी के समथिंग इनकी लाहौर में मुलाकात होती है और उसके बाद ये एक तरीके से अधीन हो जाते हैं अकबर महोदय के। अगला क्वेश्चन है, दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण कराया था? तो दूसरे चंद राजा उद्योग चंद जी थे जिन्होंने डोटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। पहले कौन हो जाएंगे? भारती चंद, और दूसरे कौन हो जाएंगे आपके? उद्योग चंद। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा गया है? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा गया है आपके शक्ति गोसाई को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होएगा। देखिएगा आपने एक महाभारत में एक करेक्टर है जिनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिएगा एक आपके पांडु थे, पांडु, और दूसरे थे धृतराष्ट्र। पांडु और धृतराष्ट्र। तो जो पांडु थे, इन पांडु के जो 5 पांडव बताए जाते, 5 पुत्र थे, और जो धृतराष्ट्र थे इनके थे तो लगभग बहुत सारे पुत्र, लेकिन जो फेमस थे वो दुर्योधन को माना जाता है। तो देखिएगा जब ये दोनों भाई थे पांडु और धृतराष्ट्र, तो कहा जाता है कि पांडु थे छोटे भाई और धृतराष्ट्र क्या थे? बड़े भाई थे। पांडु छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। तो पहला रूल ये होता था कि जो राजा बनाया जाता था, मतलब जैसे राजा है, अगला जो राजा बनेगा तो वो बड़ा पुत्र को बनाया जाता था। तो जो पांडु और धृतराष्ट्र के जो पिताजी थे उनके बाद जो राजा बनने थे वो धृतराष्ट्र बनने थे क्योंकि ये बड़े थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनको राजा ना बनाकर पांडु को राजा बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी रहता है कि यार मैं राजा बनता, इस तरीके से चलती है। तो सेम ऐसा ही क्या होता है, ऐसे ही जो उत्तराखंड में या चंद्रवंश में थे एक आपके शक्ति गोसाई बड़े भाई थे, और शक्ति गोसाई के जो छोटे, मतलब शक्ति गोसाई बड़े थे और इनके जो छोटे थे लक्ष्मी चंद। तो यहाँ भी ऐसा होता है, जब राजा बनने की बारी आती है तो जो बड़े भाई शक्ति गोसाई राजा बनते हैं, लेकिन ये जन्म से क्या थे? अंधे थे। तो इनको राजा ना बनाकर किसको बनाया जाता है? लक्ष्मी चंद को राजा बनाया जाता है। तो सेम इनकी समानता किसके जैसी थी? धृतराष्ट्र के जैसी हो गई थी। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गोसाई को कहा गया था। हालांकि सारी योजना वगैरह जो तैयार करते थे लक्ष्मीचंद के शासन की, वो सारी की सारी शक्ति गोसाई के द्वारा ही की जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रवंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भूमि की माप करवाई थी? तो चंद्रवंश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो राजा रतन चंद थे, इन्होंने सबसे पहले भूमि की माप को करवाया था। प्यारे बच्चों, ये हमारा चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। अगर आपको कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, सोमचंद किन का उपासक था? मतलब सोमचंद किन भगवान की पूजा करता था? तो देखिएगा सोमचंद हमारे चंद्रवंश के संस्थापक हैं, तो भगवान शिव जी की पूजा करते थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश का दूसरा राजा कौन था? तो चंद्रवंश के जो दूसरे राजा थे वो आपके आत्मचंद महोदय थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पटरंग वाली प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये इंद्रचंद के द्वारा चलवाई गई थी। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिएगा एक राजा हुए इंद्रचंद राजा हुए चंद्रवंश के। तो कहा जाता है कि इंद्रचंद ने रेशम का कारखाना लगवाया था। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में कि सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश के किस राजा ने रेशम का कारखाना लगवाया था? तो इंद्रचंद ने लगवाया था। तो जो रेशम होती है तो उसको रंगते हैं। तो कहा जाता है कि इसके समय पे मतलब इंद्रचंद ने जब वो रेशम बनवाई तो जब उसको रंगवाते थे तो उस पर रंग नहीं चढ़ता था, मतलब रंग उतना अच्छा चढ़ता नहीं था जितना चाहते थे। तो इन्होंने एक प्रथा स्टार्ट करा दी जिसका नाम था पटरंग वाली प्रथा। इस प्रथा के तहत क्या होता था, जब रेशम को रंगने की बारी आती थी तो ये क्या करते थे, कुछ झूठी खबरें फैलवा देते थे। मतलब अपने प्रदेश में कुछ भी, मतलब कोई भी झूठी खबरें चलवा देते थे, भाई ऐसा हो गया, मतलब झूठ खबरें चलवाते थे, जिसके कारण कहा जाता था कि कलर अच्छा चढ़ता था रेशम पे। तो इसी प्रथा को क्या कहा जाता था? पटरंग वाली प्रथा का नाम दिया जाता था, जो कि इंद्रचंद के द्वारा चलवाई गई थी। पुरुषोत्तम पंत किस चंद राजा का सेनापति था?
तो पुरुषोत्तम पंत राजा रुद्रचंद के क्या थे, सेनापति थे। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सैनिक मामलों के न्याय हेतु बिष्टाबली कचहरी किसने बनवाई थी, तो ये हमारा लक्ष्मीचंद महोदय ने बनवाई थी। देखिएगा दो कचहरी हुआ करती थी, एक आपकी न्यूबली कचहरी और एक आपकी बिष्टाबली कचहरी। मतलब न्याय पाने के लिए दो तरह की कचहरी बनवाई गई थी, एक थी न्यूबली और एक थी बिष्टाबली। अगर हम बात करें लक्ष्मीचंद के समय जो सामान्य जनता थी, अगर उनको न्याय पाना था, उनका कोई भी मुकदमा था, तो उसकी जो सुनवाई होती थी वो न्यूबली कचहरी में होती थी। और जो इनके सैनिक होते थे, मतलब चंद्रवंश के समय जो सैनिक थे, अगर उनका कोई भी मुकदमा या उनको कुछ कोई भी उनका भी केस जो होता था वो किस कचहरी में जाता था, वो जाता था बिष्टाबली कचहरी में। तो इन दोनों कचहरी को लक्ष्मीचंद जी के द्वारा बनवाया गया था। अगला है हमारा कत्यूरी राज कुमरों के गढ़ मनीलागढ़ पर किस चंद राजा ने आक्रमण किया था, तो ये क्या था, बाज बहादुर चंद जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। किस व्यक्ति को लटोला राठ कहा गया है, तो सदानंद जोशी जी को लटोला राठ की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर स्थापित किया था, तो ये आपके ज्ञानचंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी, कहीं कहीं ज्ञानचंद द्वितीय भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा। बाकी मैं और करेक्ट कन्फर्म करके सही से बता दूंगा दोनों में से क्या एकदम करेक्ट होगा। वैसे आप इसको अभी होल्ड करके रखिएगा। किस चंद राजा ने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में काफ़ी धन बर्बाद किया था, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा विक्रमादित्य जो एक उपाधि हुआ करती थी, पूरे भारत में कहीं कहीं 14 विक्रमादित्य दे रखे हैं, कहीं कहीं 16 विक्रमादित्य दे रखे हैं। मतलब एक उपाधि थी, एक टैग होता था कि विक्रमादित्य की, जो अपने आप को बलशाली राजा मानते थे वो विक्रमादित्य की उपाधि लगा देते। जैसे लगा कोई कुंवर लगा देता है, कुंवर वो जो एक रईस अपना एक अमीर व्यक्ति होता है तो कुंवर लगा देते हैं बहुत से। तो ऐसे विक्रमादित्य की उपाधि हुआ करती थी। जैसे भारतीय इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए हैं, चाहे आप साउथ में जाओगे वहाँ भी मिलेंगे, गुप्त वंश में भी आपको देखने को मिल जाएंगे विक्रमादित्य। तो एक राजा थे चंद्रवंश के जिनका नाम था देवीचंद। देवीचंद की भी बड़ी चाह थी कि मुझे विक्रमादित्य बनना है, क्योंकि इनके जो चाटुकार, इनके कुछ चाटुकार सलाहकार थे, मतलब इनके मंत्री थे। तो वे इनको बहुत कहते हैं ना कि चने के पेड़ पर चढ़ाना, कि चने के पेड़ पर चढ़ाते थे कि भाई तुमको अगर विक्रमादित्य बनना तो ये काम करवाते थे। कुछ भी उल्टे काम करते थे, मतलब धन बर्बाद करते थे बिना बात के, कि जिससे मैं एक बड़ा राजा कहलाऊँ, वीरशाली शक्तिशाली धनवान दानवान राजा कहलाऊँ, विक्रमादित्य के बनना चाहते थे। तो इस कारण विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी धन बर्बाद कर दिया था। इनका नाम है देवीचंद। देवीचंद की अगर हम बात करें तो इनके दो उपनाम हैं, एक है इनको कहा गया है चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह था, ऐसे ही इनको कहा गया है चंद्रवंश का तुगलक, देवीचंद को। साथ ही साथ याद रखने लेना, चंद्रवंश का विक्रमादित्य भी किसको कहा गया है, देवीचंद को ही कहा गया है। नाली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किन साहित्यों में मिलता है, तो नाली शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलेगा वो हमको तमिल साहित्यों में मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खगमरा किला किस चंद राजा ने बनवाया था, तो खगमरे किले की अगर हम बात करें तो ये भीष्मचंद जी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चंद राजाओं का राज के चिन्ह क्या था, चंद राजाओं का राज चिन्ह हमारा क्या था, गाय था। और गाय क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी गाय ही आ जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अगला प्रश्न है, किस चंद्र शासक के पबाड़े प्रसिद्ध थे। पबाड़े हम ये कहते हैं कि जिससे हम ये बोलते कहावतें वगैरह होती नहीं, कि पुरानी कहावतें हम कहते थे भाई वो बलशाली था, शक्तिशाली था, इस तरीके से। तो पबाड़े जो प्रसिद्ध हैं वो आपके भारती चंद महोदय के बहुत पबाड़े प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। किस चंद राजा को खसों ने पराजित किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बीरचंद को खसों ने पराजित किया था और 200 वर्षों तक ये यहाँ पे शासन करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बीरचंद को, सॉरी बीरचंद नहीं, बेड़ाचंद, सॉरी कन्फ्यूज होगा ये, बेड़ाचंद याद रखना। बीरचंद ने तो पुनः सत्ता प्राप्त की थी। हाँ, किस चंद राजा को खसों ने पराजित किया था, आपके बेड़ाचंद। और आएगा किस चंद राजा ने खसों को पराजित करके पुनः सत्ता स्थापित की थी, तब क्या आएगा, बीरचंद। कन्फ्यूजन मत करना। राजधानी को खगमरे किले से आलमनगर स्थानांतरण किसने किया था, देखिएगा इसकी नींव जो रखते हैं, जो नींव रखी थी वो रखी थी भीष्मचंद ने, लेकिन जो पूर्ण करवाया था इसको
पूर्ण जो आलमनगर मतलब अल्मोड़ा, वो बालो कल्याण चंद जी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से कत्यूरों को भगाने के लिए गोरिल्ला पद्धति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी तीलू रोतेली जी ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी चंद के पुत्र नीला गुसाई की हत्या किसने की थी? तो इनकी जो हत्या की थी वो विजय चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में किस शासक ने जजिया कर लगाया था? तो देखिएगा जजिया कर क्या था, गैर मुस्लिमों से, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो आपके सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या आपका हिंदू धर्म से संबंधित हो, उनसे जजिया कर लिया जाता था। सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम ने स्थापित या स्थापना इसकी की थी, इसको शुरुआत की थी। अगर हम बात करें 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सिंध वाले क्षेत्रों में। तो उसने ही क्या किया था, जजिया कर को प्रारंभ किया था, और इस जजिया कर को उत्तराखंड में जो स्टार्ट किया था वह बाज बहादुर चंद के द्वारा इसको लगाया गया था। लक्ष्मी चंद किस मुगल राजा के समकालीन था? तो लक्ष्मी चंद की हम बात करें तो ये जहांगीर के समकालीन था। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम, ये कुछ जीके क्वेश्चन मैंने बीच में ऐड कर रखे, बहुत अच्छे प्रश्न है। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो ये आपके राजस्थान में, मतलब राइट आरटीआई हम बोलते हैं ना, आरटीआई लगा दी कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार उसको हम बोल देते हैं। तो आरटीआई होती है ना, तो इसको राजस्थान में सबसे पहले इसकी मांग प्रारंभ की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव जो था वो संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के सबको पता दो ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपके लोकसभा में इसको सबसे पहले पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब ऐसा होता है कि पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं जो विपक्षी होते हैं कि भाई हमको इन पे विश्वास नहीं है, मतलब अविश्वास है। तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब जितने 2/3 लगभग बहुमत चाहिए, अगर वो पास हो जाता है तो पीएम को हटा दिया जाता है, सीधी सी बात है। किस अनुच्छेद के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट दायर करते हैं? तो देखिएगा अनुच्छेद 232 के तहत हम उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। सर्वप्रथम सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा आ जाएगा? तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह हमारा बुध को हो जाएगा, मतलब ताप में अंतर, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को क्या होती है, बहुत सर्दी होती है। तो दिन में तो उच्च रहेगा, रात को एकदम गिर जाएगा, तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। तो तापांतर मतलब ताप का अंतर, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड, तो आएगा बुध। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक ताप या सर्वाधिक गर्म ग्रह या सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा, तब आपका क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस कारण यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक गर्मी या तापमान होता है। तो ये आप याद रखेंगे। इस कारण ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति बन रही है। बाकी सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायत राज लागू किया गया था? तो पंचायत राज की हम बात करेंगे तो 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, और इस समिति की सिफारिश के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायत राज दिवस, क्योंकि आपने जो हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था पंचायत राज एक्ट के लिए, तो वो आपका 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी हम बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना 1926 में हुई थी। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि रोज मिलियन मैथ्यूज इसकी क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। अभी आप करंट में बताओ यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समान है? तो ये हमें ब्रिटेन के समान देखने को मिलती है। कल्पना चावला जी किस वर्ष अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये 1997 में गई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 0 घंटा देशांतर किसे कहा जाता है? तो ये 15 डिग्री देशांतर को 0 घंटा देशांतर कहा जाता है। राणा कुंभा का वास्तविक नाम क्या था? राणा कुंभा जी का वास्तविक नाम आपके कुंभकर्ण था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह हैदराबाद के आपके संस्थापक थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा यूट्यूब चैनल है। पुनः मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद वंश के किस राजा को तपस्वी राजा कहा जाता है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो जो
तपस्वी राजा कहा गया है चंद वंश में, वो हमारे तिरुमल चंद जी को कहा गया। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तिरुमल चंद को तपस्वी राजा की संज्ञा दी गई है। अगला है हमारा, किस चंद शासक ने पवार विजय के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा तो मूर्ति स्थापित कराई थी? ज्ञानचंद जी ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय सत्ता शिवदेव जोशी जी के हाथों में थी? तो अगर हम बात करें तो राजा वीरचंद सॉरी राजा विजयचंद जी के समय, ऑप्शन सी, राजा विजयचंद जी के समय सत्ता शिवदेव जोशी के हाथों में थी। किस चंद राजा की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? अगर हम बात करें तो जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा स्थित फोर्ट मोयरा किला किसने बनवाया था? तो फोर्ट मोयरा किले की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कल्याण चंद ने फोर्ट मोयरा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश का पहला शासक जिसने नमक कर लगाया था? तो नमक कर को राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बरदेव। अब बरदेव किस चंद राजा का राजवैद था? तो बरदेव की अगर हम बात करते हैं तो ये उद्योग चंद के क्या थे? राजवैद थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा के अनुसार किस वर्ष अकबर एवं रुद्रचंद की भेंट हुई थी? तो ये लगभग 1588 में अकबर और रुद्रचंद महोदय की भेंट हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद काल में केनी से क्या तात्पर्य है? चंद काल में अगर हम बात करें तो खेत में काम करने वाले जो गुलाम होते थे, अर्थात खेतों में जो काम करते थे, वो उन गुलामों को केनी की संज्ञा दी जाती थी चंद वंश में। अगला प्रश्न है हमारा, चंद राजाओं के समय कितने प्रकार के कर थे? चंद राजाओं के समय 36 प्रकार के कर बताए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद काल में राजधानी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे? तो बुंगा शब्द बड़ा फेमस था। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद काल में बख्शी शब्द का प्रचलन किसके लिए था? मतलब बख्शी शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो वह सेनापति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता, जो चंद वंश की सेना होती थी उसके लिए। चंद काल में युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो जब भी चंद राजाओं को युद्ध वगैरह लड़ना होता था तो उस समय वो मांगा कर लेते थे अपने क्षेत्र की जनता से। इसी तरह कुत्तों के लिए कुकुरियालो कर लिया जाता था, नदी और पुलों के लिए जयूलिया या सांगा कर लिया जाता था, और दुधारू पशुओं से घी कर लिया जाता था। मतलब जो भी व्यक्ति दुधारू पशु पालते थे उनसे घी कर लिया जाता था। अगला है हमारा, चंद वंश का सबसे पुरातन या पुराना अभिलेख किस राजा का है? तो राजा अभयचंद का है। या मैं ये भी कह दूं कि चंद वंश के पहले राजा जिनका हमें अभिलेख है, साक्ष्य मिला है, तो अभयचंद के मिले हैं। ये हमारा चंपावत वाले क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा के समय कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो कुमाऊं में जो सबसे पहला रोहिला आक्रमण हुआ है वो कल्याण चंद का हुआ है। कल्याण चंद के आक्रमण जब हुआ है तो ये डर जाते हैं, जब आक्रमण होता है तो ये भाग जाते हैं गढ़वाल में। उस समय प्रदीप शाह शासन कर रहे थे और प्रदीप शाह कल्याण चंद को एक तरीके से अपनी शरण देते हैं, और तभी से कहा जाता है कि किन दो राजाओं को गढ़वाल व कुमाऊं की मित्रता का शासनकाल कहा गया है। किस राजा को पवार वंश के? तो प्रदीप शाह आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रैवर्णिक धन निर्णय ग्रंथ किस चंद राजा ने लिखा था? तो ये आपके लिखा था राजा रुद्रचंद ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस चंद राजा की हत्या गजुआ, जो कि खस सरदार थे, इसके द्वारा की गई थी? तो राजा भीष्मचंद की मृत्यु गजुआडीगा, पूरा नाम इसका गजुआडीगा आता है। अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा उद्योग चंद के द्वारा अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किस चंद शासक ने युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस एवं कश्मीर भेजा था? तो राजा, अगर हम रुद्रचंद की बात करते हैं तो राजा रुद्रचंद ने युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस एवं कश्मीर भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद शासक की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से मिली है? तो राजा तिरुमल चंद। हमें पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार जनेऊ धारण की जाती है, तो जो आपके राजा तिरुमल चंद हुए, इनकी जनेऊ, सोने की जनेऊ हमें
मंदिर से प्राप्त हुई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि किसने दान दी थी? तो ये गूढ़ भूमि आपकी बाज बहादुर चंद जी के द्वारा दान दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार करने वाला चंद राजा कौन था? तो ये आपके उद्धवचंद आ जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा दीपचंद का संरक्षक कौन था? तो राजा दीपचंद की हम बात करें तो इनका जो संरक्षण किया था वो शिवदत्त जोशी के द्वारा किया गया था। मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा गया है? तो शिवचंद महोदय को मिट्टी के महादेव की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस राजा को अनपढ़ माना गया है? तो अगर हम बात करें राजा कल्याण चंद को अनपढ़ माना गया है चंदवंश में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। वीरांगना तीलू रोतेली की हत्या किस नदी में की गई थी? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उनकी मृत्यु हुई थी वो पूर्वी नयार में। रामू रजवार का नाम आपने सुना होगा। रामू रजवार ने हत्या की थी किनकी? वीरांगना तीलू रोतेली जी की। किस नदी में? पूर्वी नयार नदी में। 12 वर्षों तक नेपाल का घेराबंदी किसने की थी? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, राजा भारती चंद ने। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने थी? ये भी मैंने आपको बता दिया। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का एक राजा था। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद ने भोटियों एवं हुड़ियों से कौन सा कर लिया था? तो बाज बहादुर चंद ने भोटियों एवं हुड़ियों से जो कर लिया था उसका नाम था सिरती कर, जो एक प्रकार का नगद कर हुआ करता था। ये वसूला था भोटियों और हुड़ियों से। किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें आपका जो मूनाकोट ताम्रपत्र है, मूनाकोट ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी तैयारी कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पटवारी लेखपाल की, तो हमारे प्रैक्टिस सेट को जोड़ लीजिएगा। नंबर मैंने दिया है, एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, नंबर है हमारा 9621313767। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा और संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।